तो बच्चों, धातु के निष्कर्षण के बाद अब इसमें अगला टॉपिक आता है संचारण। इसको हमने पहले पाठ के एंड में भी पढ़ा था। तो अब जो है हम इसमें पढ़ेंगे कि किस तरह से जो है धातुओं को संचारित होने से हम बचा सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम इसमें देख लेते हैं कि संचारण कैसे होता है, क्या होता है, एक बार फिर से। तो देखो, जब हम धातुएं होती हैं, इनको जब हम क्या करते हैं, खुले में रखते हैं, खुले वायुमंडल में हम इन्हें रखते हैं जब, तो इनकी सतह पे जो होती है एक परत बन जाती है, लेयर बन जाती है। ठीक है, जो क्या करती है, धातुओं को खराब करती है। ठीक है, उसे दिखने में भद्दा बनाती है और साथ ही साथ उसे कमज़ोर करती है। तो इसको कहते हैं संचारण। ठीक है, यानी कि जब हम वायुमंडल में उन्हें बाहर रखते हैं ना, अंदर अगर हमने रखी हैं, घर के अंदर रखी हैं धातुएं, तो उनमें जंग लगता है, लेकिन बहुत कम या बहुत धीरे धीरे। ठीक है, लेकिन वायुमंडल में क्या होती हैं, जो आर्द्रता होती है, साथ ही साथ जो ऑक्सीजन होती है, ठीक है, और अम्ल, ये तीन जो क्या करते हैं, धातुओं को संचारित कर देते हैं। ठीक है, अम्ल जो होता है वो अम्ल किस रूप में पाया जाता है? अम्ल जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड के रूप में। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनेगा? जब वायुमंडल की सल्फ़र डाइऑक्साइड होती है या हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है, ये जब पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं तो अम्ल बनता है। इसी तरह से नाइट्रिक एसिड और कार्बोनिक एसिड भी होते हैं। इन सब के कारण जो संगमरमर यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 की बिल्डिंगें होती हैं, तो उनमें जो कोरोजन होता है वो इन्हीं के कारण होता है। ताजमहल में जो मार्बल लगा है उसमें जो कोरोजन हुआ है वो इन्हीं के कारण हुआ है। तो इसके लिए सरकार ने कुछ उपाय अपनाए हैं, जैसे कि वहाँ से जो फैक्ट्रीज़ थी उनको वहाँ से दूर कर दिया है। इसी तरह से और भी कदम उठाए जा रहे हैं जिससे कि प्रदूषण ना हो, और उसके कारण जो है हवा में उपस्थित जो सल्फ़र डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये सब अम्ल बन के एसिड रेन ना करें, और इससे जो ताजमहल का जो मार्बल है वो ख़राब ना हो। तो इसके अलावा ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन से भी क्या होती हैं, धातुएं क्रिया करती हैं। ठीक है, और आर्द्रता भी क्या होता है, आर्द्रता नमी को कहा जाता है। और ये नमी क्या होती है, ये पानी की जो जलवाष्प की जो बूंदें होती हैं उन्हें हम नमी कहते हैं। ठीक है, तो पानी से भी ये धातुएं अभिक्रिया करती हैं। तो सबसे पहले जो है इसमें किताब में जो है एक क्रियाकलाप दिया हुआ है 3.14, जिसमें हम क्या करते हैं, 3 परख नलियाँ लेते हैं। इसमें हमने जो है परख नली 1 में हमने क्या किया था, इसमें थोड़ा पानी डाला। ठीक है, दूसरी परख नली में उबलता हुआ आश्रित जल डाला। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें क्या करा, थोड़ा सा तेल डाल दिया। ठीक है, और परख नली जो तीसरी थी हमारे पास, उसमें हमने क्या किया,
उसमें हमने खाली रखा, सिर्फ बस खाली उसमें एक शुष्क कैल्शियम क्लोराइड हमने उसमें डाल के और उसे बंद कर दिया। ठीक है, अब क्या किया, इन तीनों में एक एक कीलें डाल दी। ठीक है, कील डालने के बाद क्या करा, हमने इसे बंद कर दिया कॉर्क लगा के। अब क्या हुआ, जो पहली परख नली जो थी जिसमें हमने सिर्फ पानी डाला था, उसमें क्या हो गया, उसमें जंक लग गया। ठीक है, जिसमें हमने सिर्फ पानी डाला था, ठीक है, नॉर्मल जो वाटर होता है, टेप वाटर होता है, वो डाला तो उसमें जंक लग गया। बाकी के जो दोनों परख नली थी जिनमें हमने आश्रित जल डाला था और साथ ही साथ तेल की कुछ बूंदें डाली थी, उसमें जंक नहीं लगा। दूसरी तरफ जो जिसमें हमने ना पानी नहीं डाला था, सिर्फ क्या है कैल्शियम क्लोराइड डाला था, उसमें भी जंक नहीं लगा। तो ऐसा क्यों हुआ, तो इसके पीछे कारण क्या है, देखो जो दूसरी परख नली थी उसमें तेल ने क्या किया, उसमें आश्रित जल था। ठीक है, आश्रित जल में उसमें ऑक्सीजन नहीं थी। ठीक है, और उसमें तेल की बूंद डालने से क्या हुआ, ये इसने एक वायुरोधी परत बना दी थी। ठीक है, जिसने इसने ऑक्सीजन, वायु की ऑक्सीजन को घुसने नहीं दिया, वायु को घुसने नहीं दिया। ठीक है, क्योंकि जंक जब लोहे पे जंक जब लगता है तो उसके लिए ऑक्सीजन और पानी दोनों की आयरन से अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे परख नली बी को क्या वायु नहीं मिली। ठीक है, इसलिए इसमें जंग नहीं लग पाया। तीसरी परख नली में यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे वायु तो थी, लेकिन वायु के अंदर जो नमी थी वो ख़त्म हो गई थी। ठीक है, पानी तो हमने इसमें डाला ही नहीं, लेकिन जो नमी भी थी वायु की वो भी नहीं रही। ठीक है, उसे कैल्शियम क्लोराइड ने सोख लिया। इसलिए क्या हुआ, इन दोनों में जंग नहीं लगा। लेकिन जो परख नली ए थी उसमें जंग लग गया, क्योंकि वहाँ पे क्या था, हमने पानी मिलाया था। ठीक है, साथ ही साथ हवा भी वहाँ मिल रही थी। ठीक है, तो दोनों की क्या है, पानी और ऑक्सीजन की संयुक्त अभिक्रिया से जो है उसमें जंग लग गया। ठीक है ना, यानी कि उसका संक्षारण हो गया। ठीक है, तो उसने तब क्या बनाया, Fe2O3 और NH2O। ठीक है, N यानी कि ये कोई भी संख्या होती है, पानी के अणुओं की संख्या है ना, ये कोई निश्चित नहीं होती है, कहीं पे कम होती है, कहीं पे ज़्यादा होती है। तो इस तरह से जो है ये हमें फिर से जो है फेरिक ऑक्साइड हमें मिल गया। जो हमने अयस्क लिया था हेमेटाइट का, उसका भी फॉर्मूला यही था। ठीक है, और भी चीज़ें थी उसमें, लेकिन मेन उसमें अयस्क आयरन का जो ये कंपाउंड था वो यही था, है ना। तो इस तरह से फिर वापस से वो वही बन गया। तो इससे हम जो है हमें बचाना होता है। ठीक है, जो इतनी मेहनत से हमने जो धातु को निष्कर्षित किया है उसको हमें बचाना। ठीक है, तो इस तरह से जो है कॉपर का भी संक्षारण होता है। ठीक है, कॉपर जो है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी और हवा की ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जो है कॉपर कार्बोनेट बनाती है। साथ ही साथ जो है कॉपर हाइड्रोक्साइड भी बनता है। कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड दोनों साथ मिलके जो है एक हरी नीली जैसी एक परत कॉपर के ऊपर बना देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये कॉपर का क्या हो जाता है, संक्षारण हो जाता है। यहाँ पे संक्षारण की जो समीकरणें हैं वो संयुक्त रूप से दी गई हैं। वास्तविक समीकरणें कुछ स्टेप्स में होती हैं। और इसके बाद है सिल्वर है,
अब सिल्वर के साथ क्या होता है, सिल्वर के साथ जो होती है वायुमंडल की हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो होती है वो अभिक्रिया करती है और अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बनाती है, यानी कि Ag2S बनाती है। ठीक है, तो इस तरह से जो सिल्वर के ऊपर जो होता है वो एक काले रंग की परत चढ़ जाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये सिल्वर का क्या हो गया, संक्षारण हो गया। ठीक है, संक्षारण को अंग्रेजी में कोरोजन कहते हैं। ठीक है, जहाँ तक आयरन की संक्षारण की बात है तो आयरन के कोरोजन के लिए एक स्पेशल टर्म यूज़ किया जाता है, रस्टिंग। ठीक है, बाकी धातुओं के लिए कोरोजन यूज़ किया जाता है, लेकिन आयरन के कोरोजन के लिए रस्टिंग का यूज़ किया जाता है। इसी तरह से सिल्वर के कोरोजन के लिए टार्निशिंग टर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया संक्षारण। अब संक्षारण से हम सुरक्षा कैसे करेंगे, तो संक्षारण से सुरक्षा के लिए कुछ विधियां अपनाई जाती हैं। पहली विधि जो होती है उसमें हम क्या करते हैं, इसकी सतह को हम किसी ऐसी चीज़ से ढक देते हैं कि जो क्या करती है, वायु को उस धातु के संपर्क में आने से रोकती है। एक सुरक्षात्मक कवर हम उसे देते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, क्या तरीके अपनाते हैं, एक तो हम पेंट करते हैं। ठीक है, या फिर ऑयलिंग करते हैं, कुछ ऐसे तेल होते हैं। ठीक है, जिनको हम इन धातुओं के ऊपर लगा देते हैं। साथ ही साथ ग्रीस होती है, एक ग्रीस लगा कर हम उसकी सुरक्षा कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये हो गई। दूसरी विधि क्या होती है कि इसके ऊपर जो है रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा कोई किसी और धातु की हम एक पतली परत चढ़ा देते हैं। ठीक है, तो जैसे कि इसमें पहला है एनोडीकरण। ठीक है, तो एनोडीकरण के बारे में ये इससे पहले बताया जा चुका है। ठीक है, कि जिसमें कि हम क्या करते हैं कि एल्यूमिनियम के ऊपर जो है एक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर हम बना देते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से एल्यूमिनियम के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद एक दूसरा होता है क्रोमियम लेपन। तो क्रोमियम लेपन में क्या होता है, एक क्रोमियम की रोड हम लेते हैं, इसको हम एनोड बनाते हैं और कैथोड के रूप में उस धातु को लेते हैं जिसके ऊपर हमने क्रोमियम की परत चढ़ानी है, और विद्युत अपघट्य के रूप में क्रोमिक एसिड का हम सॉल्यूशन लेते हैं। तो इस तरह से जो है विद्युत धारा प्रवाहित करने पर हम क्या करते हैं, क्रोमियम की परत हम उस धातु पे चढ़ा देते हैं। तो ये हो गया क्रोमियम लेपन। ठीक है, इसी तरह से लोहे या इस्पात के ऊपर जिंक, कैडमियम, एल्यूमिनियम, टिन आदि धातुओं की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं, यस्दलेपन, यानी कि गैल्वेनाइजिंग या गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, ये भी क्या है, लोहे को संक्षारण से सुरक्षा प्रदान करती है। गैल्वेनाइजेशन मुख्य रूप से आयरन के लिए किया जाता है और कुछ दूसरी धातुओं के लिए भी हम इसे करते हैं। गैल्वेनाइजेशन में जिंक धातु को एनोड बनाया जाता है और लोहा या इस्पात को कैथोड बनाया जाता है। इसमें जिंक अमोनियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन हम लेते हैं और विद्युत धारा प्रवाहित करने पर हमें जो है जिंक का डिपोजिशन आयरन पे मिल जाता है। एक चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए कि विद्युत अपघटन के लिए
हमेशा डायरेक्ट करंट का उपयोग किया जाता है, क्योंकि अल्टरनेटिव करंट ये अपनी दिशा बार बार बदलता है, इसलिए हम डायरेक्ट करंट का यूज़ करते हैं, जिसको कि बैटरी से प्राप्त किया जा सकता है। इंडस्ट्रियल स्केल पर हम रेक्टिफायर ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं, जो अल्टरनेटिव करंट को, एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट कर देता है। इसमें जो करंट होता है वो बहुत हल्का दिया जाता है, बहुत ज़्यादा भारी करंट इसमें नहीं दिया जाता है, क्योंकि भारी करंट देने से जो डिपोजिशन होगा धातु पर, जो परत चढ़ेगी वो अनइवन होती है, यानी कि कहीं पे कम होगी कहीं पे ज़्यादा होगी, तो इसलिए जो है हल्का करंट दिया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट यानी कि विद्युत अपघट्य के रूप में हम उसी को लेते हैं जिसमें उस धातु के आयन उपस्थित हो, जिसे हमने एनोड के रूप में लिया है, यानी कि जिसे हमने दूसरी धातु पे चढ़ाना है। तो इस तरह से हमने देखा कि धातुओं के ऊपर दूसरी धातुओं की परत हम चढ़ा के हम उन धातुओं को संक्षारण से बचा सकते हैं। ठीक है, इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि धातु की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया विद्युत के द्वारा। तो ये दो तरीके होते हैं, वायुमंडल की आर्द्रता, अम्ल को धातु तक पहुंचने नहीं देते। तो तीसरा तरीका इसमें आता है मिश्र धातु या मिश्रातु बनाना। ठीक है, इसमें क्या होता है, हम कोई दो या दो से ज़्यादा धातुओं को आपस में मिला देते हैं। धातु के अलावा कोई अधातु भी हम ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एक उदाहरण है जैसे लोहा। ठीक है, लोहा जो होता है शुद्ध अवस्था में बहुत ही नर्म होता है। अगर नर्म लोहे की रॉड हमें दे दें तो हम उसे आसानी से मोड़ सकते हैं, इतना नर्म होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें 0.05% कार्बन मिलाते हैं, जिससे ये क्या हो जाता है, थोड़ा कठोर हो जाता है। ठीक है, और ये थोड़ा सा इसमें क्या होता है, जंग भी इसमें आसानी से नहीं लगता। इसके अलावा लोहे के साथ अगर निकेल और क्रोमियम हम मिलाएं तो इससे हमें एक स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है। ठीक है, ये भी बहुत कठोर होता है और इसमें भी जंग नहीं लगता है। तो इस तरह से जो है हम क्या करते हैं, धातुओं या अधातुओं को मिश्रित करते हैं। ठीक है, उन्हें गर्म करके जब वो पिघल जाते हैं, पिघलने के बाद उनको आपस में मिला देते हैं, फिर कमरे के तापमान पे हम उसे ठंडा करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो धातुओं के जो अपने गुण होते हैं वो कुछ बदल जाते हैं। तो इस तरह से दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, मिश्रातु कहते हैं। इसी तरह से जो होता है सोना भी होता है ना। शुद्ध सोना जो होता है वो कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का। ठीक है, ये बहुत क्या होता है, नर्म होता है, और आभूषण बनाने के लिए इसका उपयोग हम नहीं कर सकते हैं। तो हम जो है 22 कैरेट सोने का उपयोग करते हैं। इसमें 2 भाग हम चांदी या तांबा मिलाते हैं, जिससे ये थोड़ा कठोर हो जाता है। अगला है इसमें अमलगम। ठीक है, इंग्लिश वर्ड है ये। अमलगम का मतलब होता है ऐसा मिश्रातु जिसमें मुख्य रूप से मरकरी होता है। ठीक है, इसके अलावा फिर दूसरे
और धातुएं होती हैं। मरकरी को हिंदी में पारद कहते हैं। मरकरी के साथ जो है सिल्वर को मिला के हम जो अमलगम बनाते हैं, इसका उपयोग दांतों की कैविटी भरने के लिए किया जाता है। कैविटी का कारण दांतों के इनेमिल में उपस्थित कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट का संचारण होता है, जो कैल्शियम फॉस्फेट का क्रिस्टलीय रूप है। भोजन में उपस्थित शर्करा का बैक्टीरिया जब निम्नीकरण करते हैं तो उसके कारण कार्बनिक अम्ल बनता है, जो कैल्शियम का संचारण कर देता है, और इस तरह से हमारे शरीर की जो सबसे कठोर और महत्वपूर्ण पदार्थ है उसका ये संचारण करके कमज़ोर कर देता है, क्योंकि कैल्शियम भी एक धातु है। तो इसको संचारण से बचाने के लिए हमें भोजन के बाद मुंह को अच्छे से साफ़ करना चाहिए और दिन में 1 या 2 बार किसी अच्छे क्षारकीय दंत मंजन से या टूथपेस्ट से ब्रश करना चाहिए। और चिपचिपे मीठे खाद्य पदार्थों को नहीं खाना चाहिए या कम से कम खाना चाहिए, या अगर खाएं तो उसके बाद ब्रश कर लेना चाहिए। अधिक ठंडा या अधिक गर्म भोजन या पानी नहीं पीना चाहिए। इसी तरह से और भी मिश्र धातुएं होती हैं। यहाँ पे किताब में बॉक्स दिया हुआ है जिसमें एक लौह स्तंभ के बारे में बताया है ना। ये दिल्ली में स्थित है और 1600 वर्ष पुराना है, और इसमें जो है अभी तक जंग नहीं लगा। तो कई वैज्ञानिकों ने इसका क्या किया है, अवलोकन किया है, इसको देखा है और कोशिश की है जानने की कि क्यों इसमें जंग नहीं लगा इतने सालों तक। तो इसमें कई शोध हुए हैं। आईआईटी कानपुर का इसमें एक शोध हुआ था जिसमें ये कहा गया था कि इसमें कच्चा लोहा जो होता है यानी कि पिग आयरन, उसको पिघला के जो है इसमें थोड़ा सा फास्फोरस मिलाया गया था। ठीक है, और फास्फोरस ने आयरन को बंद बनाने नहीं दिया, जिसके कारण इसमें संचारण रोधी गुण पैदा हो गया। तो इसलिए इसमें क्या है, जंग नहीं लगा। और फास्फोरस की डिस्कवरी 1669 यानी कि 1669 में हुई थी। यानी कि पुराने समय में भी लोगों को धातु कर्म का ज्ञान था। तो इसी तरह से जो है और भी कई मिश्र धातु होती हैं जिनके बहुत उपयोग होते हैं, जैसे कि पीतल होता है। ठीक है, इसे तांबे और जिंक से बनाया जाता है। जिंक को जस्ता भी कहते हैं। 70% कॉपर होता है, 30% जिंक होता है। दोनों को मिला के पीतल बनता है ना। पीतल को अंग्रेजी में ब्रास भी कहते हैं। ठीक है, तो कॉपर क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है, लेकिन जब दोनों को मिला देते हैं तो इसकी सुचालकता कम हो जाती है। इसी तरह से तांबा और टीन यानी कि Cu और Sn, ठीक है, इनकी मिश्र धातु को कांसा कहा जाता है ना। इसमें 90% कॉपर होता है और 10% टिन होता है। ठीक है, अंग्रेजी में इसे ब्रॉन्ज कहते हैं। ये क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। पीतल का उपयोग बर्तन बनाने के लिए किया जाता है और कांसे का उपयोग भी जो होता है प्राचीन काल में सिक्के बनाने के लिए किया जाता था।
और भी बहुत से उपयोग हैं। लेड यानी कि जिसे सीसा भी बोलते हैं, और टिन, दोनों से मिलके बनता है सोल्डर। ठीक है, इसमें जो होता है 33% लेड होता है और 67% टिन होता है। ठीक है, सोल्डर का गलनांक जो होता है बहुत कम होता है। अगर लेड को अकेले ले लेंगे तो इसका गलनांक क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसी तरह से टिन का भी ज़्यादा होगा, लेकिन जब दोनों को हमने मिला के मिश्र धातु बनाई तो इनका गलनांक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इनका उपयोग कहाँ किया जाता है, क्योंकि शुद्ध धातु की अपेक्षा उनके मिश्रातु की विद्युत चालकता तथा गलनांक कम होता है। विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग में किया जाता है। तो इस तरह जो है हम धातुओं को संक्षारण से बचाते हैं। तो इन सबको क्या है, याद रखना है। अमलगम किसे कहते हैं और कांसा किन किन धातुओं से मिलके बनता है। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, एक एक नंबर में आ सकते हैं पेपर में। तो कुछ मिश्रा नाम मैंने ये दिए हैं, और कुछ अयस्कों के नाम भी मैंने ये दिए हैं, और इस तरह से ये पाठ खत्म होता है। इसके बाद हम अगला पाठ पढ़ेंगे, कार्बन एवं उसके यौगिक।